फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर की पूरी कहानी बताएंगे, जिसके लिए न जाने कितनी लड़कियों को लालच दिया गया, धमकी दी गई और पॉर्न वीडियोस बनाए गए। बॉलीवुड पर लगे इस दाग और गुनाह का आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि जिस पेगासस स्पाईवेयर की चर्चा हो रही है, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, उसकी मिस्ट्री क्या है, ऐसी जासूसी से कैसे बचा जा सकता है और इनके खतरे क्या हैं। आज हम जासूसी की हिस्ट्री से इसकी फिक्र समझाएंगे। देश भर में 15 महीने से स्कूल बंद पड़े, करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और आज ICMR ने कह दिया है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन साथ में सवाल यह है कि वैक्सीन बिना बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। कोरोना काल में प्रकृति में भी बदलाव दिख रहा है। आसमान से बिजली गिरने को लेकर आई एक नई रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में कुदरत ने भी कितना क्रूर प्रहार शुरू कर दिया है। आज हम आपको यह भी रिपोर्ट दिखाएंगे। आज सबसे पहले फिक्र लाइट कैमरा एक्शन से जुड़ी, क्योंकि देश के लाखों करोड़ों युवा इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन इसी को लेकर आज मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मशहूर बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी पॉर्न वीडियो बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी और मुंबई से लंदन तक ये पूरा गोरख धंधा चलता था। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे का एक स्याह सच ये भी है, जिस राज कुंद्रा की पहचान बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर होती रही, रातों रात उनकी छवि बदल गई। उन पर पॉर्न फिल्म कारोबारी का ठप्पा लग गया। सबसे पहले बताते हैं कि मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा पर कौन कौन से बड़े आरोप हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नंबर 1, ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों का कारोबार होता है। नंबर 2, पॉर्न फिल्म का रैकेट लंदन तक फैला है। नंबर 3, गिरफ्तार आरोपी अश्लील फिल्म बना और बेच रहे थे। नंबर 4, वेब सीरीज के नाम पर एक्टर एक्ट्रेसेस को लालच दिया गया। नंबर 5, जबरन फिल्म बनाने के मामले भी सामने आए। तकरीबन आधे घंटे तक चली मेडिकल चेकअप के बाद राज कुंद्रा को JJ अस्पताल से सीधा मुंबई पुलिस के इस कमिश्नर ऑफिस में लाया गया। बता दें कि इस वक्त राज कुंद्रा मुंबई पुलिस के इस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है। अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की क्रोनोलॉजी जान लीजिए। तारीख 19 जुलाई 2021, वक्त रात के 8 बजे। सोमवार रात करीब 8 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्म मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मामले में राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 3:30 बजे गिरफ्तारी के 3.5 घंटे बाद राज कुंद्रा को मेडिकल जांच के लिए JJ हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लाया गया। जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स दिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके एक और सहयोगी रेयान थारप को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अदालत को बताया कि
कि राज कुंद्रा इस गोरख धंधे से मोटा पैसा कमा रहे थे। कुंद्रा के घर की कल रात तलाशी ली गई। कुंद्रा की कंपनी में फॉरेन करेंसी मिली है। राज कुंद्रा का फोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किया गया, जिसकी अब तहकीकात होगी। कुंद्रा पर लगे 2 सेक्शन नॉन बेलेबल हैं, IPC 420 यानी धोखाधड़ी और IT एक्ट 67A यानी अश्लील कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए क्राइम ब्रांच ने मांग की कि कुंद्रा की कस्टडी के बिना आगे की जांच मुश्किल होगी, जिसके बाद अदालत ने कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आर्ग्यूमेंट अंदर जो पुलिस ने रिमांड और जो सेक्शंस अप्लाई किए उसी के बल पे हुई है। सभी सेक्शंस जो उन्होंने लगाए हैं वो हमारे हिसाब से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल भी है तो सभी सेक्शंस अवेलेबल है, तो आज उनको पुलिस कस्टडी नहीं देना चाहिए था। हाउएवर कोर्ट इन इट्स विजडम हैज थॉट कि 3 दिन पुलिस कस्टडी दी जाए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दरअसल मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच, पूछताछ और सबूत के आधार पर कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। सोचने वाली बात है कि फिल्म में काम दिलवाने के नाम पर लड़कियों से कुछ इस तरीके से चीजें करवाई जाती हैं। रोजगार के नाम पर एक्टरों से खिलवाड़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इस सब के लिए राज कुंद्रा ने बकायदा लंदन तक कंपनी खोल रखी है। उनकी एक कंपनी लंदन में थी जिसका इससे कनेक्शन देखा जा रहा था। अब जानिए कि राज कुंद्रा के ये पूरा जो रैकेट है किस तरह से ये ऑपरेट होता था और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसका भंडाफोड़ कैसे किया। सबसे पहले बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल फरवरी महीने में पॉर्न वीडियो बनाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश कामत और मॉडल एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए। बताया जाता है कि उमेश कामत ने ही पूछताछ में राज कुंद्रा का राज उगला। राज कुंद्रा से पूछताछ कर रही मुंबई पुलिस को ये जानकारी भी मिली है कि राज कुंद्रा के एक रिश्तेदार जो कि यूके में रहते हैं, वो कैनरिन नामक एक कंपनी को चला रहे थे, जिसके लिए राज कुंद्रा इंडिया में वीडियोस बनाया करते थे और यहाँ से वी ट्रांसफ़र के ज़रिए ये सारे वीडियोस यूके राज कुंद्रा के इस रिश्तेदार को भेजे जाते थे, जहाँ से वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियोस को अपलोड करता था। उमेश कामत ने पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा का नाम लिया था। TV9 भारतवर्ष की टीम मुंबई के मलाड स्थित उस अड्डे तक भी पहुंची जहां राज कुंद्रा की कंपनी अश्लील फिल्में बनाया करती थी, जहां 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस वक्त मैं मलाड के मडाईलैंड में हूं, जहां पर क्राइम ब्रांच ने 4 फरवरी को रेड करके पोर्न वीडियोस बनाने का जो काम चल रहा था वहां पर कार्रवाई की थी। ये वो बंगला है ग्रीन पार्क, जहां पर ये कार्रवाई हुई थी। 5 लोगों को कार्रवाई के दिन गिरफ्तार किया गया था और कुछ लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया था। आपको बता दें कि इस बंगले पर अक्सर जो है फिल्मों की शूटिंग के लिए ये बंगला रेंट पर दिया जाता है। जो किराया लिया जाता है वो करीब 60 से 80 हज़ार रुपये 12 घंटे का और 24 घंटे के लिए करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है किराया वसूला जाता है। यहाँ पे शेड देख रहे हैं, ये मेकअप रूम है जहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मेकअप वगैरह कराया जाता है। इसके बाद इस बंगले में शूटिंग होती है। इस खुलासे के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अश्लील फिल्में बनाने और इन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स और ऐप पर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की शिकायत दर्ज की, जिसका मास्टरमाइंड राज कुंद्रा बताया गया और फिर कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में जुट गई। इसमें क्राइम ब्रांच को कैसे कामयाबी हाथ लगी, उससे पहले आपको राज कुंद्रा के स्पॉन रैकेट का मोडस ऑपरेंडी बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि मुंबई टू लंदन इसे कैसे ऑपरेट किया जाता था। बताया जाता है कि राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई प्रदीप बख्शी ने ब्रिटेन में कैनरिन प्रोडक्शन नाम की कंपनी बनाई। भारत के साइबर कानून से बचने के लिए विदेश में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। बताया जाता है कि इसके लिए पॉर्न फिल्मों के वीडियो भारत में शूट किए गए और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें कैनरिन कंपनी को भेजा गया। इसके अलावा पॉर्न वीडियो को दिखाने के लिए राज कुंद्रा और प्रदीप ने हॉट शॉट नाम का OTT प्लेटफॉर्म भी बनाया। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है कैनरिन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये कैनरिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस कैनरिन कंपनी का ऐप है जो कि हॉट शॉट्स इस नाम से चलता था। बताया यह भी जाता है कि राज कुंद्रा की कंपनी कई एजेंट्स को अश्लील फिल्में तैयार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है और इसकी फंडिंग भी करती है।
पुलिस को इससे जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप चैट भी मिली है। ये सबूत TV9 भारतवर्ष के पास भी मौजूद है, जिसमें राज कुंद्रा पॉर्न वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप एच अकाउंट के नाम से बनाया गया था, जिसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी। इसमें कुल 5 लोग शामिल थे। बताया जाता है कि ये सभी केनविन प्रोडक्शन कंपनी के पार्टनर थे। राज कुंद्रा इसमें मार्केटिंग, सेल्स से लेकर मॉडल्स के पेमेंट और रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों को लेकर बातें करते थे। राज कुंद्रा का पीए उमेश कामत इसी केनविन प्रोडक्शन हाउस का भारत में रिप्रेजेंटेटिव था। अब जानिए कि राज कुंद्रा की अश्लील रैकेट का मोडस ऑपरेंडी क्या था, मतलब इसके लिए किस तरह एक्टर और एक्ट्रेस को झांसे में लिया जाया करता था। पुलिस के मुताबिक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर फंसाया जाता था। सूत्र बताते हैं कि फिल्मों में काम देने के नाम पर एक्ट्रेस से अश्लील वीडियो डिमांड की जाती थी और इसे हर हफ्ते रिलीज भी किया जाता था। TV9 भारतवर्ष कैमरे पर एक मॉडल सागरिका सुमन ने बताया कि कोरोना काल में राज कुंद्रा के लोगों ने उसे भी ट्रैप करने की कोशिश की थी। न्यूड ऑडिशन के बाद की तो मैं सारा कुछ समझ चुकी थी कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं और ये प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको वेब सीरीज में काम दिया जा रहा है। एक्चुअली वो वेब सीरीज नहीं था, वो वीडियोस थे, जो भी वीडियोस हैं, और अपने साइट्स पे काम करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे थे। मेनली मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया उन लोगों ने काम के लिए, बट मैंने मना कर दिया। हालांकि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अश्लील वीडियो रैकेट मामले में जमानत पर बाहर आई एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो राज कुंद्रा का बचाव करती दिखी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च्ड और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज में उससे भी कम बोल्डनेस है। इन सब के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच के पास राज कुंद्रा के खिलाफ जो सबूत हैं वो बता रहे हैं कि पॉर्न मूवीज के बिजनेस से काफी फायदा हो रहा था और राज कुंद्रा इससे फलते फूलते बिजनेस से काफी खुश भी थे, लेकिन अब उनके गंदे धंधे का भांडा फूट चुका है। ये पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा किसी विवाद में घिरे हुए। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने पुलिस और कोर्ट का सामना किया है। सोचें आप, राज कुंद्रा की IPL टीम राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी थी। उन पर क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप लगे थे। मॉडल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ क्रिमिनल केस किया है। पूनम का आरोप था कि पिछले साल जून में उनकी टैगलाइन एक ऐप पर लीक हो गई थी, जिसे कुंद्रा संचालित कर रहे थे। साल 2017 में एक कपड़ा कंपनी ने राज कुंद्रा पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसके अलावा राज कुंद्रा का नाम एक बार बिटकॉइन स्कैम में भी आ चुका है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अश्लील वीडियो रैकेट में बतौर मास्टरमाइंड राज कुंद्रा का नाम आने से बॉलीवुड पर एक बार फिर दाग लगे। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि इससे पहले बॉलीवुड कब कब कलंकित हुआ था। 60 के दशक यानी हाजी मस्तान और करीम लाला के जमाने से ही बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की चलती थी। 90 के दशक में बनने वाली कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का सीधा दखल होता था। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन में संजय दत्त का नाम भी सामने आया है, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ड्रग्स रखने के जुर्म में वर्ष 1982 में संजय दत्त को 5 महीने की जेल हुई थी। पिछले ही साल बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग एडिक्शन की वजह से बदनाम हुए। सुशांत सिंह की मौत के बाद आरोप लगे कि उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लिया करती थी। सुशांत सिंह के बारे में यह भी कहा गया कि वो दोस्तों के साथ ड्रग्स पार्टी करते थे। ड्रग्स को लेकर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसे एक्टर्स का भी नाम जुड़ा। एक और गंभीर आरोप आजकल सरकार पर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि पेगासस जासूसी मामले में उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग पर अड़ा रहा। आज सड़क से संसद तक जासूसी के आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा रहा। जासूसी के आरोपों को लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि संसद में क्या हुआ। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सदन चर्चा के लिए है,
मैं सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही वीरवार दिनांक 22 जुलाई 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। स्पीकर निवेदन करते रहे लेकिन नारेबाजी चलती रही। और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों में कह रहा हूँ, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही 22 तारीख तक के लिए स्थगित हो गई, जबकि राज्यसभा में चर्चा शुरू कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मैं खड़े होकर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जाए। संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। टीएमसी ने गांधी जी की मूर्ति के पास नारेबाजी की, जबकि यूथ कांग्रेस ने रायसीना रोड पर विरोध मार्च निकाला और धरना दिया। इस देश का जनता को पहले बताना चाहिए, पेगस से इन लोग ने जासूसी करवाया नहीं करवाया। इस शोर और हंगामे के बीच TV9 भारतवर्ष सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता है। पहला सवाल, विपक्ष के पास जासूसी का कोई ठोस सबूत है क्या? दूसरा सवाल, सरकार को जवाब देने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? और तीसरा सवाल, आखिर सरकार ने विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लिया? सरकार फिलहाल सिर्फ ये कह रही है कि उसकी तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपनी बात रख दी है, लेकिन आज कांग्रेस ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी पेगासस की मदद से चुनी हुई सरकारों को गिराती है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया है, तो मैं ये समझता हूं कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। ये बीजेपी सरकार की नापाक इरादों की बयान देते हैं। इसमें ये साबित होते हैं कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र को आज के बीजेपी पार्टी ने एक जासूसी तंत्र में तब्दील कर दिए हैं। विपक्ष के रुख को देखकर लगता है कि फिलहाल ये मामला शांत होने वाला नहीं है, लेकिन आपको फिलहाल खुद की फिक्र करनी है। संक्षेप में फिर एक बार जान लीजिए कि पेगासस जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर किसी भी फोन को हैक करने में सक्षम है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप इससे कैसे बचें, तो इसके लिए 8 उपाय हैं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। आपके फोन को हमेशा फॉर्मेट करते रहें। फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सेटिंग में ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। 5 साल पुराने फोन को चेंज कर दें। डिवाइस में हार्ड पासवर्ड सेट करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें और डिसअपीयरिंग मैसेज एक्टिवेट करें। जब सड़क से संसद तक पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी को लेकर हंगामा हो रहा है, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलते हैं जहां पेगासस भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां मोबाइल फोन और इंटरनेट ही नहीं है, तो भला जासूसी किस बात की? और हाल चाल ठीक बा ना? हेलो, रुक जा। हेलो, रुका, ऊपर चढ़ के फोन करे थे, रुक जा। हेलो, हाँ ठीक, आवाज आता यार। अरे मेरे नेटवर्क बढ़िया पकड़ा था यार।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की ये तस्वीर डिजिटल हो रहे इंडिया पर सवाल खड़ा करती है। अरे मरते नेटवर्क बढ़िया पकड़त यार, बाजारे जब फोन करो ठीक बा, यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़। हम इस वक्त जुगेल ग्राम पंचायत में हैं। पेड़ पर चढ़े इस युवक का नाम जितेंद्र है। हमने जितेंद्र से पूछा कि आप पेड़ पर चढ़कर क्यों बात कर रहे थे। फोन कर रहे थे भैया, यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है, कहीं भी बातचीत होता है तो कोई पता नहीं चलता नेटवर्क के कारण में। और मेरे रिश्तेदारी में कहीं कुछ घटना हो गया था, वही फ़ोन कर रहे थे और अभी जाना पड़ेगा नेटवर्क में हमको। घर में कोई आपके अगर कोई समस्या आ गई, कोई बीमार हो गया तो सर पहाड़ पे चढ़ते हैं, और पुलिस क्या एम्बुलेंस बुलाना हुआ तो वही पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो फ़ोन करेंगे सर, नेटवर्क में जाएंगे तो फ़ोन करेंगे, ऐसे तो फ़ोन करेंगे नहीं। यहाँ तो थाने जाना पड़ेगा। थाना जाना पड़ेगा। थाने में भी नेटवर्क होगा तो वो भी लगेगा? नहीं, वहाँ भी नेटवर्क नहीं है। ये बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि नेटवर्क गड़ जाए, लेकिन यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है, गड़ता भी नहीं है। मोबाइल रखने का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं है यहाँ। कुल मिलाकर कहानी यही है, सोनभद्र के इस इलाके में मोबाइल फोन रखने का कोई मतलब ही नहीं। अरे आज नहीं आवत यार, ऊपर यार कितना ऊपर चढ़े मरते, टॉयलेट छोड़ देते भाई यहाँ। हेलो यार, वजिए नहीं आवत हार में, कितना ऊपर चढ़ी यार। हेलो टावर पकड़ाओ थे यार, बतिया घर है, लगता नहीं। अरे आप कितना ऊपर चढ़े महाराज। जुगेल पंचायत के पूरे इलाके में हमें हल चलाते किसान दिखे। साफ सुथरे रास्ते दिखे, बरसात का आनंद उठाते बच्चे भी दिखे और एक टावर भी दिखा। लेकिन लोगों से बात करके पता चला कि इस टावर का तो कोई मतलब ही नहीं। कहीं बात करना होता है तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे भी सही ढंग से बात नहीं हो पाती है वहाँ पे, फिर और दूसरी जगह पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। कहीं कहीं से बात हो जाता है, कहीं पे नहीं हो जाता है। तो जैसे कोई घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस आप लोग सूचना कैसे देते हैं? फिर पुलिस की सूचना कहाँ देंगे, पहाड़ पे नेटवर्क की समस्या है, 15-20 किलोमीटर दूर से थाने पे जाना पड़ता है। बीमार पड़ जाए तो सर क्या होगा? तो एम्बुलेंस वगैरह फिर कैसे आएगी? पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। अब तो ढोटांग के ले जाते हैं, क्या करें, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। तो सोनभद्र के जुगेल ग्राम पंचायत में 60 से 70 हजार लोग रहते हैं। यहाँ करीब 22,500 मतदाता हैं, लेकिन लोगों को कोई पुलिस में शिकायत करनी हो 30 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। इस बात को ऐसे समझिए कि कोई वारदात हुई तो पुलिस को भी काफी समय बाद इसका पता चलेगा, क्योंकि मोबाइल फोन का नेटवर्क तो थाने में भी नहीं मिलता। पुलिस को शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 किलोमीटर दूर चौपन जाना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट भी इस इलाके में कहीं नहीं आता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो वो तो अच्छी खासी मुसीबत हम लोगों के लिए भी बना हुआ है। या मोबाइल पे हम लोग बिल्कुल ही बात नहीं कर पाते हैं। हम लोग को भी अपना जो आरटी सेट है उसी के माध्यम से वहाँ से संवाद करना पड़ता है। तो जुगैल क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है और डेटा सिंक कराने के उपरांत ही सारा चीज़ अपडेट होता है। विधायक और सांसद से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बात जहां थी वहीं अटकी पड़ी है। सोनभद्र कुछ कह रहा है, क्या कोई सुन रहा है? हेलो, हाँ ठीक, आवाज आता यार। अरे मरते नेटवर्क बढ़िया पकड़त यार। भारत का गांव का देश कहते हैं और हमारे देश में करीब 6 लाख गांव, 25,000 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं। इसी तरह इंटरनेट स्पीड के मामले में भी स्थिति अच्छी नहीं। पिछले वर्ष आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में जून महीने में भारत को 137 देशों के बीच 122वां स्थान मिला। ध्यान देने की बात यह है कि इस लिस्ट में नेपाल और पाकिस्तान हमसे ऊपर थे। भारत की औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 17.84 Mbps थी, पाकिस्तान की 19.61 Mbps। इसी तरह 22.08 Mbps के साथ नेपाल भारत और पाकिस्तान दोनों से ऊपर था। ये ठीक है कि भारत की चुनौतियां नेपाल और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी हैं, लेकिन हालात में सुधार की आवश्यकता है।
और अब बात देश में कोरोना संक्रमण की, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। देश में अब तक हुए कोरोना टीकाकरण, मौजूदा हालात और सरकार की नीति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। इस बीच आज देश में हुए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आई है। ये सर्वे ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 21 राज्यों के 70 जिलों में जून-जुलाई महीने में किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी यानी 2/3 आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। ये या तो संक्रमण से बनी है या फिर वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन इनके अलावा बची करीब 1/3 आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 40 करोड़ लोग अभी भी कोरोना के खतरे में। इस सीरो सर्वे में कुल 28,975 लोग शामिल किए गए थे। पता चला है कि 69% से ज्यादा महिलाओं और 65% से ज्यादा पुरुषों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। एक और अहम बात यह पता चली है कि गांव हो या शहर, कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी के मामले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। शहरी इलाकों में रहने वाले करीब 69.5% लोगों में और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 67% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। यह एंटीबॉडी दो तरह से बनी। एक तो लोग जो कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए और उसके बाद शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनी, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली। लेकिन अच्छी बात यह है कि आबादी के एक बड़े हिस्से में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। इस बीच आज कोरोना के आंकड़ों ने भी राहत दी है। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं वो 125 दिन में सबसे कम है। इसके साथ ही टोटल एक्टिव केस का आंकड़ा भी 117 दिन बाद 4 लाख के नीचे पहुंच गया और सोमवार को 111 दिन बाद सबसे कम मौत भी दर्ज की गई। संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच एक बार फिर देश में स्कूल खोलने की बात कही गई। सबसे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिन जिलों में संक्रमण कम है वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से देश में पिछले करीब 15 महीने से स्कूल बंद हैं और इसका असर करोड़ों स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर हो रहा है, मानसिक विकास पर हो रहा है। लिहाजा कम होते केसों को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने की बात होती है। हालांकि जिस तरह तीसरी लहर के दहलीज पर होने की आशंका जताई जा रही है, उससे देखते हुए अभी भी बहुत से पेरेंट्स के मन में डर है कि इन हालात में स्कूल भेजने पर उनके बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं और फिर पूरा परिवार चपेट में आ सकता है। लेकिन आज जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई, उसे देखने के बाद कई एक्सपर्ट्स तीसरी लहर का बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की आशंका से इनकार कर रहे हैं। सीरो सर्वे के मुताबिक 6 से 9 साल के 57% बच्चों में एंटीबॉडी मिली और 10 से 17 साल के 61% बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद है। अब बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं। ऐसे में साफ है कि बच्चे संक्रमण का शिकार हुए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए। क्यों और कैसे, ये बात समझाई ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है, देखा गया है। मगर दूसरी बात ये भी देखी गई है इस सर्वे में, आप देखिए कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज़ हैं, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है। उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। मगर ये देखना ज़रूरी है कि जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, चाहे स्कूल के बस ड्राइवर्स हों या टीचर्स हों या प्राइमरी स्कूल में और सपोर्ट स्टाफ है, वो सब वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। ICMR के मुताबिक पहले प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए, फिर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन फिलहाल देश में ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में बड़ी क्लास के स्कूल खोल दिए गए हैं और कुछ राज्यों में तैयारी शुरू हो गई है। पंद्रह महीने से हमारे और आपके बच्चों की पढ़ाई को कोरोना वायरस के कहर ने छिन्न भिन्न कर रखा है। बच्चे रेगुलर स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कोरोना के कम होते मामलों के बीच कुछ राज्य स्कूल खोलने की तैयारी में, तो कुछ राज्यों में स्कूल खुल भी गए हैं। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं तक के तकरीबन 5,900 स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। गुजरात में 15 जुलाई से 12वीं के स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। चंडीगढ़ में भी 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए।
हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। 23 जुलाई से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। बिहार में 12 जुलाई से 11वीं 12वीं डिग्री कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद बच्चे भी आना शुरू हो गए। ये तस्वीर पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की है, जहां तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पढ़ाई हो रही है। प्रिकॉशन के साथ आते हैं और स्कूल में इतना प्रिकॉशन मिल रहा है, सारे लोग दूर दूर बैठते हैं, सारा प्रिकॉशन मिल रहा है, सैनिटाइज होता है हाथ, इसकी वजह से डर नहीं लगता। स्कूल की तरफ से सर बहुत फ्रीक्वेंट सैनिटेशंस हो रहे हैं और स्कूल गेट पे एक ऑटो सैनिटाइजर मशीन भी लगाया है, हर कॉरिडोर में इंस्टॉल्ड है और हमें भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मास्क पहन के रखना है एंड अपना सैनिटाइजर खुद कैरी करना है, सिंगल बेंच पे बैठना है, नो शेयरिंग ऑफ फूड इन एनीथिंग, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। सोशल डिस्टेंसिंग इनका मेंटेन होता है, पूरा बरामदा क्लासरूम सैनिटाइज होता है रोज़ 2 बार। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे के जाने के बाद सेकेंड शिफ्ट के बच्चे के आने के पहले 1 घंटे का गैप है, उस घंटे में 1 घंटे में क्लास पूरा सैनिटाइज होता है और है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन चारों तरफ है। सब बच्चे अलग अलग बेंच पे एक बच्चे एक जगह बैठते हैं और एक कमेटी बनाया हुआ है जो इन लोगों को आने और जाने के समय चेक करते हैं, मास्क वगैरह में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। राहत की बात यह कि बिहार में 12 जुलाई से स्कूल खुले, लेकिन अब तक इस दौरान कहीं से भी किसी भी बच्चे या शिक्षक के संक्रमित होने की सूचना नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेफिक्र हो जाएं। एहतियात लगातार बरतनी जरूरी है। स्कूल खोलने में बच्चों का कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के केस बिहार में भी देखें और पटना में भी तो काफ़ी कम गए हैं। सो सावधानियों के साथ स्कूल को खोलना चाहिए। सावधानियों के साथ हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। महीनों बाद स्कूल आकर बच्चे खुश हैं, वो खुद एहतियात बरत रहे हैं और स्कूल प्रशासन भी। आज स्कूल में आए तो हमारी पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया गया और जैसे ही हम क्लास में आए तो हमने देखा कि हमारी क्लासरूम भी सैनिटाइज थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। अब सभी बेंचों पे उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जिससे जहाँ बैठना है और सभी एक अकेले बैठे हुए हैं बेंचों पे। हालांकि कई बच्चों के पेरेंट्स को कोरोना का डर भी सता रहा है और वो ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर और सरकार का कहना है कि तीसरी लहर चालू होगी, इससे बच्चों को भी खतरा है, न तो बच्चों के कोविड-19 वाले वो इंजेक्शन लगे, ठीक ना उनके चेकअप होए, ऐसे में पढ़ाई ऑनलाइन होनी चाहिए। डर और एहतियात के बीच अगले कुछ दिनों में कुछ और राज्यों में भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। ओडिशा में 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल शुरू हो जाएंगे। 15 अगस्त के बाद तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बाकी कक्षाओं के स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही 1 अगस्त से कॉलेजों में भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की तैयारी। लेकिन इन तैयारियों को लेकर बच्चों और उनके पेरेंट्स की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना स्वैच्छिक है, पेरेंट्स की परमिशन के साथ। जब वैक्सीनेशन सब लोगों के हो जाएंगे तभी जाएंगे हम स्कूल। अभी थोड़ी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क नहीं मिलता है, ये सब वगैरह, और अच्छे से कुछ प्रॉपर्ली समझ भी नहीं आता है। स्कूल तो भेजना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि काफ़ी लॉस हो गया है। यदि 2-3 महीने की बात रहती तो बात अलग थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वैक्सीनेशन में काफ़ी टाइम लगेगा और उसके बिना बच्चों को भेजना भी खतरे से खाली नहीं है। बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, यह एक खतरे का विषय है और ये देखा गया है पूरे विश्व में कि तीसरी लहर में बच्चों को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं बच्चे। सो उसके तहत हमको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इवन मेरा एक सजेशन ये है कि सरकार को स्कूल खोलने के पहले टीचर्स की ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा सब जगह ली जानी चाहिए कि किस प्रकार से उनको मैनेज करना है। ऐसा ट्रेनिंग का एक सेशन करने के बाद में इसको ओपन करना चाहिए। पेरेंट्स की परमिशन के साथ स्कूल खोलने में रिस्क तो है और इस रिस्क को देखते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में अभी स्कूल बंद हैं। स्कूल अभी
खुलना नहीं चाहिए। जब थर्ड वेव ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से उनको थोड़ा सोचना चाहिए खोलने की, क्योंकि अभी सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई थी। तो फिर अभी तो मेरे हिसाब से अभी खोलना नहीं चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मतलब स्कूल मेरे ख्याल से अभी खोलना ठीक नहीं। अभी जितने दिन हमने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया, अभी हमको लग रहा है थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। इस तीसरी वेव को समझ लेना चाहिए, उसके बाद जैसा हो वैसा करना चाहिए। कि वैक्सीन नहीं लगी है बच्चों को तो उनके लिए सेफ़ नहीं है। उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्कूल अभी जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक नहीं खुलने चाहिए। वैक्सीनेट लग जाए तो बेटर देन है कि स्कूल खुलने तक, ताकि बच्चे सेफ़ रहेंगे और आगे हम भी बच्चों को भेजने में कंफर्ट रहेंगे कि हाँ भाई बच्चे सेफ़ हैं। और खुलने तो चाहिए, आगे तो खुलेंगे इन फ्यूचर तो खुलने ही चाहिए। ज्यादातर लोग वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब करीब 1.5 साल बंदिशें और पाबंदियां झेल ली हैं तो फिर कुछ महीने और क्यों नहीं, क्योंकि अगस्त सितंबर में बच्चों के लिए वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी है और वो स्कूलों में ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से स्कूल क्लास जैसी पढ़ाई नहीं हो पाती। और ऑनलाइन क्लास अभी भी हिंदुस्तान में हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि देश में सिर्फ 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी ज़्यादातर शहरों में। दूर दराज के इलाकों में ना तो स्मार्टफोन नसीब है और ना ही नेटवर्क। लैपटॉप भी हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्कूल की क्लास का विकल्प नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए जो विकल्प है वो यही है कि चंद महीने और इंतजार कर लिया जाए, बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए, फिर स्कूल बहाल। और अब फिक्र टोक्यो ओलंपिक पर मंडरा रहे कोरोना के साए की। टोक्यो 2020 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ तोशिरो मूटो ने ओलंपिक खेल रद्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया, क्योंकि ओलंपिक के लिए पहुंचे खिलाड़ी जो है वो लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। उस कड़ी में आज भी कई एथलीट कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। टोक्यो में ओलंपिक से जुड़े लोगों में 1 जुलाई से कोरोना के 71 केस सामने आ चुके हैं और जापान ने बिना दर्शकों के ही खेल का आयोजन करने का फैसला किया है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। फटाफट अंदाज में कुछ खबरें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, खुफिया सूचना के बाद राजधानी में अलर्ट जारी। लाल किले पर लगाए गए 4 एंटी ड्रोन सिस्टम। 15 अगस्त से पहले बड़े आतंकी हमले की फिराक में आतंकी। दिल्ली में दंगों को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट का आया पहला फैसला। सुरेश उर्फ भटूरा को किया गया बरी। दंगा फैलाने के आरोप पे गवाहों ने विरोधाभासी बयान। कोर्ट ने कहा आरोपी की पहचान स्थापित नहीं हो सकती। नेताओं की क्राइम कुंडली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। कहा अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का ब्यौरा न देने वाली पार्टियों पर हो कार्रवाई। चुनाव चिन्ह किए जाएं फ्रीज। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान। राज्यसभा में मंत्रालय ने दी लिखित जानकारी। जीएसटी काउंसिल से अभी तक नहीं आई है कोई सिफारिश। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रमेश्वर तेली ने कहा कि फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे पेट्रोल डीजल। डीआरडीओ की कोरोना दवा 2DG बनाने के लिए 4 कंपनियों को ट्रांसफर की गई टेक्नोलॉजी। कोविड मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले अगस्त तक आ जाएगी क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष की सैर की। कुल 11 मिनट की यात्रा के बाद धरती पर लौटे अरबपति। इससे पहले रिचर्ड ब्रांसन ने अंतरिक्ष में भरी थी उड़ान। जैसा मॉनसून रहा अब तक वैसा ही मॉनसून सेशन जा रहा है। विपक्ष के हमलों के बाढ़ के बीच जनता के कामों का सूखा है। पेगासस ने भी बड़े टाइम से बिजली गिराई, सत्र शुरू होने के ऐन पहले। बाकी देशों के लोगों के नाम भी ना होते तो पक्का देश विरोधी साजिश ही लगती। विपक्ष कह रहा है देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, सरकार कह रही है प्रमाणों के साथ बात करो, हवा में नहीं। और इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट सोच रहा होगा कि खबर छपने के बाद भी सबूतों की मांग, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है भी कि नहीं। पता नहीं बिना आग का फॉगिंग मशीन वाला धुआं है या इसी आग की आज पर सत्ता की खिचड़ी पक रही है। लेकिन गौर से सोचिए तो लगता है कि आज के दौर में जहां भरोसे का ये आलम है कि शादीशुदा लोग एक दूसरे के लिए जासूसों की मदद लेने लगे हैं, वहां जनता के वोटों से बनी सरकार को लपेट कर सदन न चलने देना ज्यादती तो नहीं। और वो भी तब जब यूपीए के दौर में प्रणव दा के कमरे से भी जासूसी की कोशिशें हो चुकी हों और शक एक मंत्री पर रहा हो। बाकी तो जो है तो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।